आइए मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब बुनियादी सवाल ये है कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। मैट्रिक्स जो लफ्ज़ है ये जमा है लफ्ज़ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स लफ्ज़ आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में तो बहुत सुना होगा, मैथ्स में शायद आपसे इसका सामना पहली मर्तबा हुआ हो। मैट्रिसेस बेसिकली बहुत सिंपल होते हैं। हम कह सकते हैं कि एदाद की एक फहरिस्त को हम मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास नंबर्स का एक टेबल होता है। एक मिसाल लीजिए कि अगर मेरे पास एक टेबल है 5 1 2 3 0 -5 और इसको मैं ब्रैकेट्स में लिखती हूँ तो ये एक मैट्रिक्स कहलाता है। आप देख सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर नंबरों की एक फहरिस्त ही है। मैट्रिसेस को हमेशा हम अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी या इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। कुछ किताबों में मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए बोल्ड अल्फ़ाबेट्स या बोल्ड हरूफ तहज्जी इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए मैं ए को बोल्ड कर चुकी हूँ। इस मैट्रिक्स को आप कहेंगे ये 2x3 का मैट्रिक्स है या 2x3 का मैट्रिक्स है, और इसको आप मैट्रिक्स के बिलो बोल्ड अल्फ़ाबेट के नीचे लिखेंगे। आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे कि इसमें 2 और 3 क्या है। 2 यहाँ पे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ को डिनोट कर रहा है और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स को। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। चलिए एक और मिसाल लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है जिसकी 5 रोज़ और 2 कॉलम है। अब मैं इस मैट्रिक्स को लिखूंगी 1 2 0 -5 10। ये मेरे पास मेरे मैट्रिक्स बी का पहला कॉलम है, और आप देख सकते हैं कि इस पहले कॉलम में भी 5 रोज़ हैं। दूसरा कॉलम है -10 3 7 2, और आप ले लें पाई ले लीजिए। ये मेरे पास 5x2 का एक और मैट्रिक्स आ गया है जिसको मैंने बी कहा है। मैट्रिसेस को यूजुअली हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2/3 जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स के बीच में नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। आप किसी एक एलिमेंट को भी चुन सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर कोई एक एलिमेंट मैट्रिक्स में से निकालना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि वो मैट्रिक्स में कहाँ वाक़या है। चलिए, अगर मैंने इस 0 एलिमेंट को बाहर निकालना है इस मैट्रिक्स से या इस्तेमाल करना है तो मैं इसको कैसे रेफ़र करूँगी। इसके लिए मुझे पता है कि ये दूसरी रो के दूसरे कॉलम में वाक़या है। मैं कैपिटल मैट्रिक्स ए लिखूँगी, आगे ब्रैकेट में 2 लिखूँगी और फिर मैं देखूँगी वो 0 है, यानी मैं ए मैट्रिक्स की दूसरी रो दूसरे कॉलम में वाक़या एलिमेंट को एक्सेस कर रही हूँ। एक और तरीका या एक मुतबादिल तरीका इसको लिखने का यूँ है कि आप स्मॉल ए लिखें, आगे 2 लिखें और 0 लिखें। हम मैट्रिक्स को तो एक कैपिटल हरूफ तहज्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम हमेशा छोटे हरूफ तहज्जी या स्मॉल इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं ये देखती हूँ कि मेरे मैट्रिक्स ए की पहली रो और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट वाक़या है, और वो है 2। इसलिए मैं ए 1, 3 के आगे लिख देती हूँ 2। ये सिर्फ मैट्रिक्स को डिनोट करने के डिफरेंट तरीके हैं। ये मैट्रिक्स की डिफरेंट नुमाइंदगी से मैं आपको इसलिए शनासा कराना चाह रही हूँ क्योंकि ये आगे बहुत मददगार साबित होगी। तो मैट्रिक्स का फ़ायदा क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली एक सिर्फ डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन ये बहुत बड़े फिनोमिना और डिफरेंट डाटास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैट्रिक्स कोई मैथमेटिकल नज़रिया या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैट्रिसेस की प्रैक्टिकल एक्सप्लिकेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपको मिल जाती हैं। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है इसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आप वेक्टर को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन मैट्रिसेस की बहुत ज़्यादा है। मैट्रिक्स को हमारे पास मैथ्स का फिनोमेना या मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम मैथ्स के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मैट्रिसेस मैथ्स के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की नुमाइंदगी कर सकता है। यहाँ पे ये सवाल अहम नहीं है कि मैट्रिक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि अहम चीज़ ये है कि मैट्रिक्स में हम क्या क्या काम कर सकते हैं जो हमें
जिस डाटा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एनालाइज करने में मदद करता है। मैट्रिसेस की इस पहली वीडियो में हम सिर्फ यही देखना चाहेंगे कि हम मैट्रिक्स के साथ कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उन बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। पहली वीडियो में हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन या जमा और मनफी के ऑपरेशंस देखेंगे। चलिए पहले एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हम दो मैट्रिसेस को जमा करना चाहते हैं या दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं। मेरा पहला मैट्रिक्स है 3 -1 2 0 और मैं इसको नाम देती हूँ A का। अभी मेरे पास एक और मैट्रिक्स है B जिसको मैंने B बोल्ड से लिख दिया है। अब मेरे पास मैट्रिक्स B है -7 2 इधर आप 3 ले लीजिए और 5। मेरे पास मैट्रिक्स B है -7 2 3 और 5। अब सवाल ये है कि मेरे पास A जमा B, जो मैं दो मैट्रिसेस को जमा कर रही हूँ, तो मेरे पास A जमा B का जवाब या A जमा B का नतीजा क्या होगा। ये मैट्रिसेस को हम ऐड इस तरह करते हैं। तो मैट्रिसेस को ऐड करते हुए हम सिर्फ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या जो एलिमेंट्स एक ही लोकेशन पे वाक़या होते हैं उनको ऐड करते हैं। यानी कि मेरे पास जब मैं मैट्रिक्स को ऐड करूंगी तो A की पहली रो पहले कॉलम में जो एलिमेंट है वो B की पहले रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, या 3 + -7। इसी तरह A + B की जो सेकंड रो सेकंड कॉलम है वो बनेगी A के सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को जब मैं जमा करूंगी B के सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट में। अब मेरे पास आ जाएगा A की फर्स्ट कॉलम बनता है 3 + -7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बनता है -1 + 2। इसी तरह बाकी 2 + 3 और 0 + 5। अब इसका जवाब या नतीजा मेरे पास आता है -4 1 5 5। यानी कि मैट्रिक्स A जमा B मेरे पास है -4 1 5 5। इस डेफिनेशन से आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास A जमा B और B जमा A का जवाब एक ही जैसा आएगा। ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि मैट्रिसेस की एडिशन नंबरों की एडिशन से मुख्तलिफ है। नंबरों को तो जब हम ऐड करते हैं या जमा करते हैं तो मेरे पास 2 + 3 और 3 + 2 दोनों 5 ही होते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, क्योंकि मैट्रिक्स में हम इनफैक्ट नंबरों को ही जमा कर रहे होते हैं कि हर लोकेशन पे जो जो नंबर वाक़या है उनको आपस में जमा करते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 3 + 7 करती हूँ या 3 + 7 करती हूँ, 7 + 3 करती हूँ, जवाब दोनों केसेस में एक ही होगा। अब मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। यानी कि हम दो मैट्रिसेस को मनफी कर रहे हैं। मैं A में से B को मनफी करूँगी। इसका यही मतलब है कि मैं A + -1 × B कर रही हूँ, यानी कि मैं B को -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि मैं B के हर एलिमेंट का साइन चेंज कर रही हूँ। इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ कि मैट्रिक्स A + -7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 7 आ जाएगा। 2 को -1 से करूँगी तो -2, इसी तरह -6 और फिर मेरे पास 5। अब जब मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूँगी A में, A और -B को मैं जमा कर रही हूँ। 3 + 7 = 10, -1 -2 -3, 1 - 2 - 3 = -1 और 0 + 5 = 5। अब अगर आप 3 में से उन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट भी करें, A में से B के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट भी करें तो आपके पास यही आंसर आएगा। यहाँ पे -1 को लिखने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बात वाज़िया कर दूं कि आप अगर एक स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर से हर एलिमेंट के मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं।
हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं वाज़ह कर दूं कि मैट्रिक्स एडिशन के लिए हमारे पास कंडीशन या क्या रूल है। रूल ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर एक जैसे होंगे तभी हम उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकेंगे, वरना नहीं। यहाँ पे मैंने ये दो मैट्रिक्स लिखे हैं जो 3 रो और 3 कॉलम के हैं, यानी कि दोनों का ऑर्डर 3x3 है। अब मैं इन दोनों को बआसानी ऐड कर सकती हूँ। 1 - 10 इज इक्वल टू -9, 2 - 100 इज इक्वल टू -98। इसी तरह आप बाकी सारी एलिमेंट्स को भी ऐड करके जवाब लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात वाजिया करती चलूँ कि कोई भी ऐसे दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चलिए मैं एक मैट्रिक्स ब्लू से लिखती हूँ जो -3 और 2 पर मुश्तमिल है। एक और मैट्रिक्स में लिखती हूँ जो 9 और 7 पर मुश्तमिल है। अब सवाल यह है कि मैं इनको ऐड या इनको जमा क्यों नहीं कर सकती। ये इसलिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं हैं जिनको मैं आपस में जमा करूँ। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1x2, यानी कि उसकी 1 रो और 2 कॉलम है, जबकि दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x1, 2 रोज और 1 कॉलम। जब भी मैट्रिक्स की डायमेंशंस या उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैं उसे ऐड नहीं कर सकूंगी। जो भी मेरे पास 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है, यानी या उसमें एक रो होती है या एक कॉलम होता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। जो एक रो वाला मैट्रिक्स होता है उसे हम रो वेक्टर कहते हैं, और एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को हम एक कॉलम वेक्टर कहते हैं। तो इस पे हमारा पहला लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो के बाद आप ये सीख चुके होंगे कि मैट्रिसेस को ऐड किस तरह किया जाता है। अब हम ये सीखेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। आप ये बात जहन नशीन कर ले कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के ये तरीकाकार इंसानों के ही ईजाद करता है। आप इससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकाकार भी ईजाद कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम वही तरीकाकार सीखें जो पूरी दुनिया में मैथ्स में इस्तेमाल होता है। चलिए हम दो 2x2 के मैट्रिसेस लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि उनका जवाब किस तरह निकाला जाता है। पहला मैट्रिक्स है 2, -3, 7 और 5। अब मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी एक और मैट्रिक्स से जो मेरे पास है। इसको मैं लेती हूँ 10, -8। चलिए एक और नंबर सोचते हैं 12 और -2। अब आपको इनको देख के व्यू लग रहा होगा कि हम मैट्रिसेस को उसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह हमने मैट्रिक्स एडिशन की थी, यानी कि वही एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें जो से एक ही लोकेशन पर वाक़या है। यानी कि आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को -8 से कर दें, 7 को 12 से कर दें और 5 को -2 से कर दें। लेकिन ये एक गलत बात है। ये तरीकाकार गलत तो नहीं है, आप मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का ये तरीकाकार वज़ा कर सकते हैं, लेकिन ये तरीकाकार आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। पूरी दुनिया में जो तरीकाकार इस्तेमाल होता है वो ज़रा सा मुख्तलिफ है, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है, आप उसको जल्द ही सीख सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास जवाबी मैट्रिक्स की पहली टर्म होती है वो इस तरह आती है कि हम पहले मैट्रिक्स की पहली रो लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। यानी कि आप देख सकते हैं कि पहली रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। हम रो की इंफॉर्मेशन पहले मैट्रिक्स से लेते हैं और कॉलम की इंफॉर्मेशन दूसरे मैट्रिक्स से लेते हैं। ये आप कह सकते हैं कि पहली रो और पहले कॉलम का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास पहला एलिमेंट होता है, यानी 2 × 10 प्लस -3 × 12। ये मेरा पहला एलिमेंट बन गया है। मेरे पास जगह कुछ कम है। अब सेकंड टर्म के लिए मैं क्या करूँगी, अभी हम पहली ही रो पे हैं, इसलिए हम लोग पहले मैट्रिक्स की पहली ही रो लेंगे। चलिए कलर मैं चूज़ करती हूँ। मैंने दूसरे कॉलम को वाजिया करने के लिए उसको पर्पल से आउटलाइन कर दिया है। अच्छा, अब हम दूसरे जॉबी मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के लिए पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -8
2 टाइम्स -8 मेरे पास बनता है 16 -16 प्लस -3 टाइम्स -2 -3 टाइम्स -2 इज +6। तो अब हम नीचे चलते हैं दूसरी रो में। अब हम अपने जॉबी मैट्रिक्स की दूसरी रो में हैं, इसीलिए हम रो की मालूमात क्योंकि पहले मैट्रिक्स से लेते हैं तो हम पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाता है 7 टाइम्स 10 70 प्लस 5 टाइम्स 12 5 12 मेरे पास होता है 60। आखिरी एलिमेंट के लिए हम करेंगे 7 टाइम्स -8 जो होता है -56 और प्लस 5 टाइम्स -2 5 टाइम्स -2 का जवाब आता है -10। तो अब जो मेरे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना है वो है 2 टाइम्स 10 20 -3 12 36 सो -16 प्लस 6 10 सॉरी माफ़ कीजिएगा ये -10 है लेकिन मैंने इसको 10 लिख दिया। 70 प्लस 60 130 -56 और -10 ये बनता है -66। तो मेरे पास जो जवाब आया वो है -16 10 130 और -66। चलिए मैं इसको एक और मिसाल से वाज़िया करती हूँ। मैं ज़रा नीचे साफ साफ लिखने की अब कोशिश करूँगी। एक मैट्रिक्स लेते हैं, आप कुछ भी ले लें 1 2 3 4। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एक और मैट्रिक्स से। इसके लिए आप 5 6 7 और 8 ले लें। अब हमारे पास एक खुली जगह है जवाब लिखने के लिए। चलिए अब हम लिखते हैं, हम वही ऊपर वाला तरीकाकार ही अपनाएंगे इसकी प्रोडक्ट लेने के लिए, यानी पहले मैट्रिक्स की पहली रो और यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे पहली रो चाहिए। पहली रो मैं पहले मैट्रिक्स से लूँगी और पहला कॉलम मैं दूसरे मैट्रिक्स का लूँगी और इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लूँगी। इसका लिखेंगे 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 7 यानी 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 7। ये मेरा पहला एलिमेंट बन गया। अब दूसरा एलिमेंट बनेगा पहली रो और दूसरा कॉलम। सो 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8। चलिए मैं इसको लिखती हूँ 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8। अब मैं जॉबी मैट्रिक्स की दूसरी रो पे आती हूँ, तो इसके लिए मैं अपने जो पहला मल्टीप्लिकेशन वाला वेक्टर है उसका भी दूसरी रो पे जाऊँगी, यानी कि 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 7। 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 7। अब आखिरी एलिमेंट के लिए मैं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट लूँगी। 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8। 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम जवाब निकाल सकें। चलिए पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे पास ये नंबर्स आए कहाँ से। आप देख सकते हैं कि जो 1 और 2 जवाबी मैट्रिक्स की पहली रो में हैं वो दरअसल मेरे पास मेरे पहले मैट्रिक्स की पहली रो है। जो मेरे पहले मैट्रिक्स की पहली रो के एलिमेंट्स हैं वो जवाबी मैट्रिक्स की भी पहली रो में ही अपीयर हो रहे हैं, और जो 5 और 7 दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम है वो मेरे जवाबी मैट्रिक्स के पहले कॉलम में नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पहला कॉलम आपको पहले कॉलम में ही नज़र आ रहा है और पहली रो में नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं कि 6 और 8 जो दूसरा कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का वो मेरे जॉबी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम में ही अपीयर हो रहा है। इस तरह 3 और 4 मेरे पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो है और वो मेरे जवाबी मैट्रिक्स की भी दूसरी रो ही बन रही है। ये बात एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 19 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 8, 6 प्लस 16 22, 3 टाइम्स 5 प्लस 4 टाइम्स 7 15 प्लस 28 तकरीबन 43 बनता है। फिर आखिरी मेरे पास बनता है 3 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 8, ये 18 बनता है, यानी 18 प्लस 32 ये 15 बनता है। तो अब मेरे पास जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, जवाबी मैट्रिक्स है, वो 19, 22, 43 और 50 बनता है। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हमने मैट्रिक्स एडिशन में ये देखा कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करें, चलिए हम सोचते हैं कि मेरे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं। अगर मैं ए को बी में ऐड करती हूँ या बी को ए में ऐड करती हूँ तो मेरे पास जवाब हमेशा एक ही आता है, यानी कि a प्लस बी मेरे पास हमेशा b प्लस ए के ही इक्वल होता है। अब सवाल ये है कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करती हूँ या दो मैट्रिसेस a और b की प्रोडक्ट लेती हूँ तो क्या ये a और b की प्रोडक्ट b और a के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, और क्या मैट्रिसेस में उनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है या नहीं। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मैट्रिसेस को एक तरीकाकार से या एक तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दूसरी अंदाज में भी मल्टीप्लाई कर सकें। यानी कि अगर आप ए और बी का प्रोडक्ट ले सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बी और ए का भी प्रोडक्ट ले सकें। इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए मैं इसको ज़रा मिटा दूँ और अपने लिए जगह बना लूँ। चलिए यही दोनों मैट्रिसेस लेते हैं जिससे अभी हमने अपना जवाब निकाला है, उनका ऑर्डर हम रिवर्स कर देते हैं। यानी 5, 6, 7, 8 वाला हमारा पहला मैट्रिक्स बन जाएगा और 1, 2, 3, 4 दूसरा मैट्रिक्स बनेगा। यानी 5, 6, 7, 8 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी दूसरे मैट्रिक्स 1, 2, 3 और 4 से। का जवाब लिखते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि ऑर्डर मैट्रिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। मेरा जवाब आएगा 5 टाइम्स 1 प्लस, चलिए ऐसे करते हैं, एक स्टेप पे बीच में से खा जाती हूँ और डायरेक्ट जवाब ही लिखती हूँ इनकी मल्टीप्लिकेशन के। यानी 5 टाइम्स 1 मेरे पास 5 होता है और प्लस 6 टाइम्स 3 18। इसी तरह 5 टाइम्स 2 10 प्लस 6 टाइम्स 4, यानी 5 टाइम्स 2 10 प्लस 6 टाइम्स 4 24। अब हम दूसरी रो पे चलते हैं। इस रो के लिए हम पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टाइम्स 1 7 प्लस 8 टाइम्स 3, 8 टाइम्स 3 मेरे पास आता है 24। बिल्कुल इसी तरह 7 टाइम्स 2 प्लस 8 टाइम्स 4, जवाब आएगा 7 टाइम्स 2 14 प्लस 8 टाइम्स 4 32। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। 5 प्लस 18 23, 10 प्लस 24 34, 7 प्लस 24 31 और 14 प्लस 32 46। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में उनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर मैं पहले मैट्रिक्स को ए का नाम देती हूँ और दूसरे को बी का नाम देती हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि पिछली दफ़ा मैंने ये दिखाया था कि ए टाइम्स बी जो है मेरे पास वो 19, 22, 43 और 50 पर मुश्तमिल है। और बिल्कुल इसी तरह मेरे पास जो बी डॉट ए है या बी और ए का जो प्रोडक्ट है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैट्रिक्स आया है।
यानी कि दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। इससे हम ये बात साबित करते हैं कि मैट्रिसेस में उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मेरे पास टाइम कम रह गया है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया। हमने पिछली वीडियोस में मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो सीख ली, और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैट्रिसेस में कोई मैट्रिक्स डिवीजन जैसी चीज़ भी होती है। मैट्रिक्स डिवीजन से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूं। इन कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर आपको मैट्रिक्स डिवीजन पे हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसको मैं जब भी किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे आई टाइम्स ए, तो मेरे पास जवाब में ए ही आता है। यानी मैं अगर ये बल्कि उल्टी तरफ भी चलता है, अगर मैं ए को आई से मल्टीप्लाई करती हूँ तो तब भी मेरे पास ए ही आता है। आपको ये बात तो याद होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन बहुत अहम होती है। अगर हमारे पास मैट्रिसेस एक डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी डायरेक्शन में भी मल्टीप्लाई हो सके, और ए और बी का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि बी और ए के प्रोडक्ट के इक्वल हो। हाँ, यहाँ पे ये बात ज़हन नशीन करनी ज़रूरी है कि ये आई डॉट ए और ए डॉट आई दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं, और ये बात भी जहन में रख लें कि इसमें आई और ए दोनों मेरे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आई मैट्रिक्स असल में होता कैसा है। अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो वो होगा 1 0 0 1। अगर आप 3 क्रॉस 3 का चाहते हैं तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप पैटर्न को समझ रहे होंगे। 4x4 मेरे पास होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिस भी डायमेंशन का, उसमें डायगोनल पे 1s हैं, यानी मेरे पास बाएं डायगोनल या मेन डायगोनल पे 1s हैं और उसके ऊपर और नीचे 0 है। चलिए अब ये बात साबित करते हैं कि ये वाकई ही काम होता है जो हमने लिखा है, यानी आई को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आई से करें, मेरे पास जवाब ए ही आता है। मैं लिखती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। मैं ए को कोई जनरल मैट्रिक्स लेती हूँ ए बी सी डी। ए बी सी डी की जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। चलिए हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टाइम्स ए प्लस 0 टाइम्स सी ए, 1 टाइम्स बी प्लस 0 टाइम्स डी इज बी। अब सेकेंड रो और पहला कॉलम 0 टाइम्स ए प्लस 1 टाइम्स सी सी, 0 टाइम्स बी प्लस 1 टाइम्स डी, ये बन जाता है डी। ये हम पहुंच गए। देख लीजिए आई को ए से मल्टीप्लाई किया है और मेरे पास ए ही आया है। आप अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करके देखें तो तब भी आपके पास ए ही आएगा। ये आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होगी, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप 2 क्रॉस 2 के बजाय 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से ये चीज़ ट्राई करें। आप ये देखिए ऐसा क्यों होता है कि आप पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आप कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे होते हैं। जो मेरे पास 0 है वो सारी चीज़ें कैंसिल कर देगा और सिर्फ 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो रह जाएगी, और इसलिए मेरे पास ए रह जाएगा, बी रह जाएगा, और सेकंड रो में मेरे पास सिर्फ सेकंड टर्म रहेगी, तो इसलिए मैं सिर्फ सी मिलता है और दूसरे कॉलम में डी मिलता है। यही रूल 3 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 4 या n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेगुलर मैथमेटिक्स होता है उसमें अगर 1 को मैं a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे a ही मिलता है, और अगर मेरे पास 1 बाय a हो
और उसको मैं a से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 आता है, और मैं 1/a को a का इन्वर्स कहती हूँ। ये वही काम है कि अगर मैं a को a से डिवाइड कर रही हूँ। अब सवाल ये है कि चलिए मैं अपना ज़रा रंग तो बदल लूँ, पहले मैंने सबज बहुत इस्तेमाल कर लिया है। अब सवाल ये है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स A है और इसको मैं एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ जिसको मैं इन्वर्स कह रही हूँ A का। तो क्या मेरे पास कोई इस तरह का नंबर आता है जो मैट्रिसेस में 1 के बराबर हो या 1 के इक्विवेलेंट हो? वो हमारे पास आइडेंटिटी ही होता है। मैं इस मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ। अगर A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरे पास आइडेंटिटी ही आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं तो इसका मतलब है A इन्वर्स A का इन्वर्स हुआ और A इन्वर्स का इन्वर्स हुआ। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है। चलिए घबराना नहीं, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इन्वर्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अभी हम आगाज़ तो 2x2 मैट्रिक्स से करेंगे। आप देखेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना तो काफ़ी आसान है। इसका एल्गोरिदम थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन जल्द ही आप सीख जाएंगे। 3x3 थोड़ा मुश्किल है, 4x4 काफ़ी मुश्किल है और 5x5 तो करना बहुत ही मुश्किल है। और ज़्यादातर हम 5x5 मैट्रिक्स का इन्वर्स कंप्यूटर से ही निकालते हैं। चलिए मेरे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैं इसको ले लेती हूँ जनरल मैट्रिक्स A B C और D। अब इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने का एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम मतलब तरीकाकार क्या है? आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये तरीका क्यों हमें A का इन्वर्स देता है, लेकिन अभी के लिए काफ़ी है कि आप ये स्टेप्स ही याद कर लें। A इन्वर्स मेरे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय ये A टाइम्स D माइनस B टाइम्स C, यानी दो डायगनल्स को बाएं डायगनल को में से आप दाएं डायगनल को माइनस करते हैं। 1/AD माइनस BC। अब आप ये जानेंगे कि AD माइनस BC को हम A का डिटर्मिनेंट कहते हैं। मैथ्स या मैट्रिसेस की ज़बान में AD माइनस BC कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं DA। अब दाएं जो डायगनल है इसके साइन चेंज कर देते हैं, -C -B, यानी कि बाएं डायगनल की आपने जगह चेंज कर दी और दाएं डायगनल की आपने साइन चेंज कर दिए। अब आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी कि डिटर्मिनेंट कहाँ से हमारे पास आता है। अभी तक तो आप सिर्फ इसका ये प्रोसीजर ही ज़हन नशीन किए। आपको मैं ये बता दूं कि डिटर्मिनेंट को हम लिखते कैसे हैं। डिटर्मिनेंट को हम A को एब्सोल्यूट वैल्यू के साइंस के दरमियान में लिखते हैं और ये होता है AD माइनस BC। और ये बात आप जहन कर लें कि AD माइनस BC हमेशा हमारे पास एक ही नंबर होता है। इसको A इन्वर्स को मैं यूं भी लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू DA माइनस B माइनस C। ये अब इतना मुश्किल तो नहीं है। चलिए अब एक हम प्रैक्टिकल या मसला करते हैं या एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स B है, इसको मैं लिखूंगी 3 -4 2 -5। अब मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ B का इन्वर्स। B इन्वर्स ये होगा B इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B 3 टाइम्स -5 2 टाइम्स -4, यानी -15 -8, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। सो -15 + 8। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, लिख रही हूँ मैं बाएं डायगोनल की अब इसमें जगह बदलूंगी, -5 और 3, और दाएं डायगोनल के साइन बदलूंगी, -2 और 4। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। B इनवर्स इज इक्वल टू
-8 प्लस -15 प्लस 8 ये -7 बनता है। तो ये बी इनवर्स इज इक्वल टू -1/7, या बी डिटर्मिनेंट आपका -7 आ रहा है यहाँ पे। -1/7 इंटू -5 4 -2 3, इसको ये मल्टीप्लिकेशन कितने इक्वल है। अब ये मेरे पास 1/7 एक स्केलर है, इसको इसलिए मैं हर एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगी। -5 बाई -7 5/7, -4/7, -2 इंटू -1/7 2/7, 3 -3/7। ये मेरे पास बी इनवर्स बन गया। थोड़ा सा देखने में ज़रा अजीब लग रहा है इसमें, क्योंकि फ्रैक्शंस आ रही हैं। चलिए अब ये बात प्रूफ करते हैं कि जो बी इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है ये वाकई ही बी का इनवर्स है। मैं ज़रा थोड़ी जगह बना लूँ अपना ये प्रूफ करने के लिए। मैं जगह साफ कर रही हूँ। चलिए जी, जगह आ गई हमारे पास। चलिए हम ये कंफर्म करते हैं कि बी टाइम्स बी इनवर्स या बी इनवर्स टाइम्स बी मेरे पास आइडेंटिटी ही आता है। अब मेरे पास बी इनवर्स यहाँ पे मौजूद है, 5/7 -4/7 2/7 और 3/7। ये बी इनवर्स हो गया। इसको अब मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 -4 2 -5। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा। इसके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए मुझे। चलिए मैं पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी। ये बात तो अब आपको याद ही हो गई होगी। 5/7 इंटू 3 यानी 5/7 इंटू 3 मेरे पास बनता है 15/7, माइनस प्लस होता है लेकिन यहाँ पे -4/7 इंटू 2, 4/7 इंटू 2 होगा -8/7। एक सेकंड दोबारा देख लीजिए। 5 टाइम्स 3 15/7 और -4/7, हाँ ठीक है, -8/7 यानी 15/7 -8/7। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से 5 टाइम्स -4 -20/7 प्लस -4 इंटू -5 -4/7 इंटू -5, ये आ जाता है +20/7। और मेरा दिमाग थोड़ा सा आहिस्ता हो रहा है। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस भी करनी पड़ रही है, फ्रैक्शंस भी हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सेकेंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/7 इंटू 3 6/7 प्लस -3/7 इंटू 2 -6/7। अब एक टर्म रह गई है, 2/7 -4 -8/7, 2/7 इंटू 4 -8/7 प्लस -3 इंटू -5 +15, सो प्लस 15/7। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 15/7 -8/7, ये 7/7 बनता है। जो 1 होता है वो तो सामने ही 0 है, ये भी 0 है, और -8/7 प्लस 15/7 ये भी 7/7 है, ये 1 ही बनता है। ये लीजिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास वाकई ही जो मैंने बी इनवर्स कैलकुलेट किया था वो बी का इनवर्स था, क्योंकि दोनों ने मिलकर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। आप अगर इसको दूसरी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बी को पहले लिखते हैं और बी इनवर्स को बाद में, तब भी आपके पास आइडेंटिटी ही आएगा। अगली वीडियो में हम 3x3 का इनवर्स लेना सीखेंगे, वो थोड़ा मुश्किल होता है।